नमस्कार बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का जो मॉडल टेस्ट पेपर है आपका फर्स्ट वाला उसका पार्ट सेकंड हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 8 है, तैरती विनिमय दर प्रणाली स्थिर विनिमय दर से बेहतर है क्योंकि। तो देखो हमने दो विनिमय दर पढ़ी थी, एक तैरती और दूसरी स्थिर। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कि जो स्थिर विनिमय दर से ज़्यादा अच्छी क्यों है तैरती विनिमय दर प्रणाली। तो इसमें मांग और पूर्ति के अनुसार विनिमय दर स्वतः ही समायोजित हो जाती है, क्योंकि बच्चों यहाँ डिमांड आपके जो डॉलर है या विदेशी मुद्रा है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के आधार पर यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। इसी वजह से तैरती विनिमय दर प्रणाली ज़्यादा अच्छी है स्थिर विनिमय दर से। नेक्स्ट है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। ये अर्थशास्त्र का वह अध्ययन है जो तथ्यों और कारण परिणाम संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट अनादिमान मानचित्र यानी कि इंडिफरेंस मैप क्या है। विभिन्न अनादिमान वक्रों के समूह को अनादिमान मानचित्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, आपको भी एग्जाम में बनाना है। जैसे IC1 मैंने यहाँ ले लिया, एक और IC2 मेरा यहाँ पे आ गया और एक और IC3 मेरा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे 3 IC वक्र हैं जो कि किस पे हैं, एक ही रेखा चित्र पे है। इसे मैं क्या कह देती हूँ, अनादिमान वक्रों का मानचित्र। पैमाने के प्रतिफल क्या है। जब सभी आगतों को समान अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर का आधार बताइए। तो उत्पादन के कारकों की परिवर्तनशीलता, अल्पकाल में कुछ कारक स्थिर होते हैं और दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनीय यानी कि बदल जाते हैं। नेक्स्ट पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दो विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दो विशेषताएं, एक तो यहाँ पे बहुत से क्रेता होते हैं और बहुत से विक्रेता होते हैं। वहीं समरूप वस्तु होती है यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं सभी दुकानों पर मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक निश्चित समयावधि, आमतौर पर हम एक वर्ष की गणना करते हैं, में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है एक वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा देश के अंदर व बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी कि आपके देश में भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और आपके देश में बाहर कोई श्रमिक गया है या फिर वहां से कोई पैसा आपके देश में आना है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजेक्शन है वो GNP में आता है। और सिर्फ आप ही की देश की जो भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाला वस्तु सेवाओं का जो उत्पादन है, वस्तुएं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसे GDP कहा जाता है। नेक्स्ट GNP को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो GDP में हम विदेश से शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो हम GNP को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हमको बताना है। तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है जिसमें से अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देते हैं यानी कि टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं तथा अनुदान को जोड़कर और सब्सिडीज को प्लस करते हैं। इससे जो मूल्य प्राप्त होता है उसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसे ही राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है NNP को। इसी के साथ में सकल निवेश ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, किसी अवधि में किया गया कुल निवेश जिसमें प्रतिस्थापन निवेश और शुद्ध निवेश दोनों शामिल हो सकल निवेश कहलाता है। और स्टॉक की बात करें तो किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी वस्तु या संपत्ति की मात्रा को हम स्टॉक कहते हैं, जैसे पूंजी स्टॉक, धन स्टॉक। प्रवाह क्या है। प्रवाह जिस स्टॉक से विपरीत है, किसी निश्चित समयावधि में होने वाली आर्थिक गतिविधि को प्रवाह कहते हैं, जैसे आय और उत्पादन। आइए आगे बात करते हैं। राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां क्या है। तो राजस्व प्राप्तियां है वह सरकारी प्राप्तियां जिनमें न तो सरकारी संपत्ति में वृद्धि हो रही है और न दायित्व में कमी होती है, उदाहरण कर, शुल्क और जुर्माना। पूंजीगत प्राप्तियां है वह प्राप्तियां जिनमें या तो सरकार की संपत्ति बढ़ती है या दायित्व घटता है, उदाहरण के लिए ऋण या फिर विनिवेश। इसी का एक और क्वेश्चन जो कि अथवा में पूछा गया है, राजस्व व्यय क्या है। वह सरकारी व्यय जिसमें कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती, उदाहरण वेतन या फिर पेंशन। और पूंजीगत व्यय है वह व्यय जिसमें स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे सड़क, बांध, विद्यालय का निर्माण। आगे बढ़ते हैं जिसमें मांग की कीमत लोच की गणना करनी है। यहाँ पे P1 दिया है 5 और Q1 है 15, P2 है 7 और Q2 है 12। हमें यहाँ पे ED फाइंड आउट करना है तो ED का फॉर्मूला लगाते हैं।
यहाँ पे डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल पी। तो यहाँ पे डेल क्यू का जो अंतर है वो कितना आ गया, 12 माइनस 15 माइनस का 3। और इसी तरीके से P2 माइनस P1 कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 2। और यहाँ पे तो हम इसको पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले Q कितना है 15, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। P1 है 5, यहाँ 5 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा आएगा -1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 0.5, यानी कि मांग कैसी है, मांग बेलोचदार है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगले पार्ट 3 के अंदर हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।